गुड इवनिंग अगेन एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल कमेंट सेक्शन से लिए जाने वाले क्वेश्चंस का साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चंस को लेके उनको सामान्य भाषा में जवाब दें, आपको उसकी जानकारी मिल सके। और कंटेंट को आप जब देखते हैं तो चैनल को जब आप देखते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो हेड विद द बाकी जो क्वेश्चंस हैं। एंडोमेट्रियोसिस में नेचुरल प्रेगनेंसी की कितने चांसेस होते हैं? ये क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि एंडोमेट्रियोसिस का ग्रेडिंग क्या है, एंडोमेट्रियोसिस कितनी है। बहुत माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब एंडोमेट्रियोसिस में बच्चा नहीं होता नेचुरली, तब आपको देखना पड़ता है कि ये क्यों नहीं हो रहा। कई बार बहुत माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में यदि ट्यूब्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप 1-2 साइकिल 3 साइकिल IUI भी ले सकते हो। बट यदि एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड करके लगता है कि उसकी ग्रेडिंग ज़्यादा है, ज़्यादा सीवियर है, तो बहुत वेट मत करिए, एम्ब्रियो बना लीजिए, IVF कर लीजिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इटसेल्फ एग की क्वालिटी को थोड़ा सा ख़राब करता है। और वो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी जो एग रिलीज़ होता है उसमें कुछ टॉक्सिन जुड़ जाते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। इसकी एक अलग थ्योरी है, बट डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस के कारण प्रेगनेंसी होने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर यदि प्रेगनेंसी एक बार होती है तो एंडोमेट्रियोसिस में काफ़ी राहत मिल जाती है। IgM पॉजिटिव होने पर क्या करें? ये क्वेश्चन बहुत वेग है, क्योंकि IgM किस डिजीज का। अब डिजीज में हम नॉर्मली जो मैं इसको समझ रहा हूँ वो टॉर्च इन्फेक्शन का कराया होगा, टॉक्सोप्लाज्मा का, रूबेला का, या फिर साइटोमेगालोवायरस का, या हर्पीस का, या फिर पार्वोवायरस का भी कराते हैं। इन सब चीज़ों में 2 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन आपको रिपोर्ट में दिखते हैं। अब उस रिपोर्ट में मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूँ। टी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज, पार्वोवायरस, तो ये टॉर्च के इन्फेक्शन के हैं। अब हर एक बीमारी है, टॉक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है, रूबेला वायरल डिजीज है, साइटोमेगाला भी वायरस है, हर्पीज भी वायरस है, पार्वोवायरस एक वायरस है। जब ये इन्फेक्शन होते हैं पहली बार, तो शुरू में यदि किसी के पास पहले टॉक्सोप्लाज्मा नहीं है या कभी नहीं हुआ, तो उसको पहले IgM बनता है। व्हाट इज दिस IgM? ये IgM प्रतिरोध करने की एक केमिकल है जो शरीर बनाता है। इसको करने के बाद ये लड़ लिया और एक डिफेंस बना के रखता है कि आगे कभी कोई आए तो उसको लड़ने के लिए एक IgM IgG बन जाता है। ये आपके शरीर में रहता है, ऐसे हर इन्फेक्शन में रहता है। तो हर में एक IgM और IgG ऐसा सब में रहेगा। हम मान के चलते हैं कि यदि IgM दिखता है ब्लड में, तो विदिन 2-3 मंथ्स या 1-1.5 महीने के भीतर ये इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मा का, रूबेला का, या साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस का, या पार्वोवायरस का हुआ है। इस समय यदि प्रेगनेंसी चल रही हो तो ये चूंकि एक्टिव फेज है, उसमें प्रेगनेंसी में खतरा होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप ये इन्फेक्शन का टेस्ट कराते हो और आपको IgM बढ़ा मिलता है, तो थोड़ा सा चिंता ये है कि ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के बाद यदि शुरू होने के बाद हुआ तो ये बच्चे में असर कर सकता है। इस समय आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। क्या हर IgM में बच्चे में इन्फेक्शन होगा? ऐसा नहीं है। इसका 20 वीक्स के बाद में पक्का यदि करना है तो 5 महीने के बाद में ये इन्फेक्शन बच्चे के यूरिन से एमनियोटिक फ्लूइड में आता है। तो यदि आप 20 वीक्स के बाद में या फिर इन्फेक्शन के 8 हफ्ते के बाद में, 2 महीने के बाद में, यदि आप एक एमनियोसेंटेसिस करते हैं, तो इस एमनियोसेंटेसिस में आप इस इन्फेक्शन का DNA टेस्ट कर सकते हैं। यदि DNA वायरस है तो DNA, नहीं तो RNA वायरस का। ये यदि पॉजिटिव आता है तो आप बता सकते हो कि बच्चे में इन्फेक्शन हुआ है। तो क्या बच्चे में इन्फेक्शन होने से बच्चे में कोई फॉल्ट आ जाएगा? ऐसा भी पक्का नहीं है। ये इन्फेक्शन जितना अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी के होगा उतना डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। कुछ इन्फेक्शन जैसे रूबेला हुआ
ये इन्फेक्शन यदि प्रेगनेंसी के शुरुआत में यदि होते हैं और आप पक्का कर लेते हो कि ये एमनियोसेंटेसिस में ये पॉजिटिव है, तो ये प्रेगनेंसी रखना नहीं रखना फिर पेशेंट के ऊपर है। यदि ये चीज़ें नहीं होती और ये नेगेटिव आता है और यहाँ एम पॉजिटिव आया था, तो फिर हम एक डिटेल सोनोग्राफी करते रहते हैं कि बच्चे में कोई खराबी आई है कि नहीं। ये एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, बट रिपीटेड प्रेगनेंसी में टॉर्च इन्फेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। और आईजीएम यदि है तो उसको रिपीट ब्लड टेस्ट कराना भी जरूरी है कि वास्तव में वो आईजीएम है कि गायब हो गया, फिर आईजीजी बढ़ गया। ये एक बहुत क्लिष्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको वीडियो के थ्रू बताना थोड़ा मुश्किल है। बट आईजीएम को लेके यदि आप परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए। एक सी सेक्शन के बाद ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं कर सकते क्या? देखिए, जब भी हमारे पास में आईवीएफ के लिए आते हैं जिसको पहली प्रेगनेंसी हो गई और उसको पहले सिजेरियन हुआ, तो आप मान के चलिए कि जो बच्चेदानी है, उस बच्चेदानी को यहाँ से काट के ये बेबी निकाला गया था, फिर इसको हम सिल देते हैं। तो ये कट जो लगा, ये कट यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी में एक ब्रेक है। अब यूट्रस बना सिंगल प्रेगनेंसी के लिए, अब आप इसमें यदि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें 2 बच्चे बन जाते हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका टेंशन बढ़ेगा तो यहाँ से फटने का डर रहेगा क्योंकि यहाँ ब्रेक हुआ था। तो उसमें ये टेंशन रहती है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये रप्चर हो या फटे, बट ऐसा पक्का नहीं है। यदि आप इसको मेंटेन करते हो और इसको ध्यान रखते हो तो आपको थोड़ा प्री टर्म बेबी निकालने पड़ेंगे यदि आपका पहले सिजेरियन हुआ और आप ट्विन प्रेग्नेंट हो। यूटीआई इन प्रेगनेंसी? यूटीआई इन प्रेगनेंसी मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन प्रेगनेंसी। मैं आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। देखिए, ये बच्चेदानी होती है, इसको यदि मैं ऐसा बनाऊं तो ये यूट्रस है और यहाँ पर ब्लैडर होता है। इस ब्लैडर से ये यूरेथ्रा निकला और ये बच्चेदानी, और यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी बच्चा है तो ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कई बार इधर से भी इधर आता है। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन किडनी में भी जाता है। चूंकि प्रेगनेंसी में यूरिन पूरी अच्छी तरह से नहीं निकलती तो ब्लैडर में इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यूटीआई यदि हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि हुआ, तो इसका असर बच्चेदानी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये इन्फेक्शन यदि यहाँ ट्रैवल किया तो इसमें मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, मतलब 16 से 20 हफ्ते के बीच में अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। प्लस यदि ये टर्म प्रेगनेंसी हो रही है तो इसमें प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि यूरिन में यदि इन्फेक्शन है तो इसका अंदाज से एंटीबायोटिक हम देते जरूर हैं, पर नहीं देना चाहिए। यदि देने के पहले हम एक यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करा लें कि किस एंटीबायोटिक से ये यूरिन इन्फेक्शन ठीक होगा। यूरिन को देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी काउंट वगैरह करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत, यूटीआई को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी होती है। रीजंस ऑफ मिसकैरेजेस? रीजंस ऑफ मिसकैरेज का तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बनाया भी हूं। और रीजंस ऑफ मिसकैरेज, देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ मिसकैरेज। जो पहली प्रेगनेंसी, जो पहले शुरुआत में जो मिसकैरेजेस होते हैं, मोस्टली अंडे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण होता है, जेनेटिक डिफेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उसके कारण होता है। और एक डिक्टम है और एक रूल है कि बच्चा हो तो अच्छा हो, तो नेचर उस बच्चे को स्विच ऑफ कर लेता है जो कि आगे बढ़ने में अक्षम हो या जिंदा होने रहने में अक्षम हो, तो उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है। बाकी कॉज के बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो मैं बना सकता हूँ। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमको लगातार कमेंट दीजिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए ताकि हम ये वीडियो लगातार बनाते रहें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।